ठीक है, तो अपन को जो आप लोग के में अभी 10वीं में राजनीति विज्ञान है, क्या राजनीति, उसी का टॉपिक पढ़ना है। पहला ही टॉपिक है सत्ता की साझेदारी वाला चैप्टर। ठीक है, तो दो उदाहरण हैं, एक है बेल्जियम, क्या है बेल्जियम, और एक है श्रीलंका। ठीक, देखिए श्रीलंका आता है एशिया में और बेल्जियम आता है यूरोप में। 7 महाद्वीप है हमारे यहाँ। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप में आता है श्रीलंका और बेल्जियम आता है यूरोप में। ठीक है, बेल्जियम के साथ साथ 3 कंट्री रहती है, बेनेलक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेनेलक्स। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ये 3 कंट्रियों का क्या रहता है? कॉम्बिनेशन। 3 कंट्रियों का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट है बेल्जियम। ठीक, जैसे हमारे यहाँ सार्क पढ़ोगे आप आगे चल के, सार्क जिसमें 8 देश आते हैं, वैसे ही ये बेनेलक्स है जिसमें 3 देश आते हैं, इसी का एक देश है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पहले तो अब जब भी विश्व की बात हम करेंगे तो विश्व में आप अधिकतर देशों में पढ़ोगे कि जिस समय हमारे यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, वो 40-50 का दौर, 1940 से 50-60 का दौर, उसी समय लगभग सब जगह क्या हो रहा था, इसी तरह के संघर्ष चल रहे थे, है ना। तो यहाँ भी उसी समय पे संघर्ष चल रहा था, लेकिन यहाँ जो संघर्ष चल रहा था वो आज़ादी के लिए नहीं था। किसके लिए नहीं था? आज़ादी के लिए नहीं था। बेल्जियम में क्या है कि 59% डच रहते हैं। क्या रहते हैं? डच। अब आवाज निकल, 59% डच रहते हैं। डच जैसे हमारे यहाँ भी सबसे पहले देखो पुर्तगाली आए। ठीक है, पुर्तगाली के बाद डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। ठीक है, डच एक कंट्री है वहीं, मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रहने वालों को इंडियन बोला जाता है, ऐसे ही नीदरलैंड में रहने वालों को डच बोला जाता है। हॉलैंड, पहले हॉलैंड था, अब नीदरलैंड। ठीक है, तो यहाँ रहने वालों को डच बोला जाता है। तो अब ऐसा नहीं, अब जैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन और भी देशों में तो रहते हैं, और भी देशों में रहते हैं, तो वैसे ही डच लोग कहाँ भी रहते हैं? बेल्जियम में। अब 59% जनसंख्या, इनकी पॉपुलेशन है 59%। ठीक है, 40% यहीं पर फ्रेंच लोग रहते हैं। फ्रेंच, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक है, फ्रांस में रहने वालों को फ्रेंच कहा जाता है। ठीक, अब बाकी जो बचा तो वो अदर चीज़ है, बाकी जो बचा वो अदर रिलीजन यहाँ रहते। ठीक है, लेकिन हर देश की राजधानी होती है। हर देश की क्या होती है? राजधानी होती है। तो राजधानी जो ब्रुसेल्स है इसकी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 80% फ्रेंच रहते हैं और 20% डच रहते हैं। डच रहते, ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया। अभी बहुसंख्यकवाद में कौन था? बहुसंख्यक कौन था? 59% डच। और राजधानी की बात करें तो ये किस में आ गए? अल्पसंख्यक में। किस में आ गए? अल्पसंख्यक में। अब राजधानी की बात करोगे तो जैसे हमारी दिल्ली है, तो दिल्ली में अधिकतर कौन रहता है? बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नेता, यही लोग रहते हैं दिल्ली में। बाकी तो जनसंख्या उनके पार्टिसिपेट के लिए काम करेगी, खाएगी, बस इतना ही काम है बाकी लोगों का। लेकिन मेन वहाँ कौन है? बड़े बड़े अमीर और बड़े बड़े नेता। तो फ्रेंच लोग जब सबसे ज़्यादा हैं तो सबसे ज़्यादा अमीर किसके होंगे? फ्रेंच के। और सबसे ज़्यादा नेता किसके होंगे? फ्रेंच के। तो डच वहाँ क्या हो गए? छोटे हो गए। पूरी कंट्री के हिसाब से तो डच बड़े हैं, लेकिन इस राजधानी में क्या हो गए? छोटे हो गए। और राजधानी में जो रहे तो उसको क्या होता है? ज़्यादा प्रभुत्व होता है। ठीक है, उसका क्या होता है? ज़्यादा प्रभुत्व होता है। ठीक, तो संघर्ष की उत्पत्ति हो गई, कि संघर्ष क्या हो गया? उत्पन्न हो गया। पूरे देश के हिसाब से, पूरे देश के हिसाब से तो डच बहुसंख्यक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजधानी में फ्रेंच लोगों के अधिक होने से और इनके प्रभुत्वशाली होने से संघर्ष का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? संघर्ष का जन्म हुआ। ठीक है, अब देखो जैसे अगर हम पूरे, आपका कोई 2 ग्रुप है, उनकी लड़ाई हो गई, क्या हो गई? लड़ाई हो गई। पूरे देश में, अगर उसकी बात करें, जैसे मैं हूं तो मेरे सपोर्टर बहुत हैं,
है ना, आपके सपोर्टर कम है तो आपके हारने के चांस है। लेकिन मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोर्टर बाद में आएंगे, पहले मैं यहाँ कुटा जाऊंगा, कुटा जाऊंगा कि नहीं। तो यहाँ सपोर्टर तो देश वाले तो बाद में आएंगे, यहाँ कुटा जाओ, राजधानी यही है। तो बहुसंख्यक होने का क्या है लॉस, क्या है लॉस, ये है कि बहुसंख्यक छोटे लोगों को क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है। छोटे लोगों को क्या करते, दबाने की कोशिश। जैसे हमारे यहाँ भी अगर कोई ज़्यादा रईस हो गया, जिसके पास बहुत पैसा आ गया, तो बस वो छोटों को समझेगा नहीं, ठीक है। कोई हमारे यहाँ भी जैसे हिंदू बहुसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन संवैधानिक रूप से तो हमको ऐसा सुदृढ़ कर दिया गया है कि हमारे यहाँ ऐसा जन्म नहीं होगा। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, अपवाद हर चीज़ के होते, प्रकृति में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई पूरी तरह से शुद्ध हो। वो ऐसी कोई वस्तु प्रकृति में नहीं बनी, तो हम तो मानव, कोई भी चीज़ नहीं जो पूरी तरह से शुद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, संघर्ष का जन्म हो गया। कब, 1950 और 60 के दौर में, 1950 और 60 का दौर, इस टाइम पे यहाँ क्या हो गया, संघर्ष का जन्म हो गया, है ना। और इस संघर्ष से बहुत ज़्यादा वहाँ हानि पहुँचती, अगर ये किसमें वो हो जाता, हिंसा में बदल जाता, तो हिंसा में बदल जाता तो बहुत ज़्यादा हानि होती। यहाँ वाले मारते डच को और पूरे देश वाले मारते फ्रेंच को, तो खूनी संघर्ष होता है कि नहीं। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने समझदारी दिखाई। उन्होंने क्या किया, समझदारी दिखाई, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी समझदारी दिखाई। उन्होंने सीधे सत्ता में साझेदारी यानी सत्ता का बंटवारा कर दिया। क्या कर दिया, सत्ता का बंटवारा कर दिया, ठीक है। कभी भी कहीं पर भी अगर कोई बहुसंख्या में है तो इसके कम चांसेस होते हैं कि वो अल्पसंख्यक में दबाव ना डाले, दबाव ना डाले। लेकिन इसके साथ उल्टा स्थिति थी कि अगर ये यहाँ डालता है देश वाइज तो यहाँ राजधानी में पिटा जाएगा, और ये लोग राजधानी में डालते हैं तो पूरे देश में पिटा जाएंगे, है ना। तो बहुत भारी दिक्कत थी इस चीज की। तो यहाँ के फिर सब लोगों ने बैठ के, नेता लोगों ने बैठ के अपने आप को क्या स्वीकार किया कि हम सत्ता में साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे, सत्ता में साझेदारी, सत्ता का बंटवारा कर दें, ठीक है। सत्ता का क्या कर देंगे, बंटवारा कर देंगे। करेंगे क्या, करेंगे क्या कि जो सरकार बनती है, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो जो मंत्रियों की संख्या होगी, मंत्रियों की संख्या, तो दोनों पक्षों की क्या होगी, बराबर होगी। दोनों पक्षों में मंत्रियों की संख्या बराबर, बराबर होगी, ठीक है। तो ये थी केंद्रीय सरकार की संरचना। किसकी सरकार की संरचना, केंद्रीय। अब जो दो पार्ट बन रहे थे, मतलब जिस पार्ट में डच अधिक थे, जिस पार्ट में फ्रेंच अधिक थे, तो ऐसे राज्य सरकारों की भी स्थापना होगी। जैसे हमारे यहाँ भी राज्य है, तो वहां भी क्या होगा, राज्य सरकारों की स्थापना होगी, ठीक है। और मान लीजिए कोई बिल लाया जाता है, मान लीजिए कोई क्या लाया जा रहा है, बिल लाया जा रहा है, तो आधे आधे लोग, जैसे इस पार्टी के मान लेते हैं कि 50 विधायक है, इस पार्टी के 50 विधायक, तो दोनों पार्टियों के अधिकतर विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी बहुमत से फैसला लिया जाएगा, वो भी दोनों पार्टियों के बहुमत से, यानी इसका भी बहुमत फैसला दे या इसका भी बहुमत, तभी। अब ऐसा नहीं कि इसके 45 दे दे या इसके 10 ही दिए तो फिर पास नहीं होगा। बहुमत होता है आधे से एक अधिक, आधे से एक अधिक, तो 50 का आधा 25, और 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26, तो दोनों के 26 26 क्या कह देने चाहिए, कम से कम 26 लोग बोल देना चाहिए कि ये जो आपका प्रस्ताव है, आप इसको क्या करिए, पारित कर दीजिए। अगर ऐसा होता है तो वो जो प्रस्ताव रहेगा, जो कानून रहेगा, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जो कानून रहेगा वो पास हो जाएगा। अब भले आप लोग 10वीं में हैं, लेकिन आपको कानून का निर्माण कैसा होता है इसकी ऑलरेडी वीडियो चैनल में पड़ी है। तो जब जिसको टाइम मिले, जब जिसको टाइम मिले, तो पहले आप ये समझ लें कि कानून होता क्या, कानून बनता कैसे। बाकी ये बहुमत अहुमत तो सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि सत्ता की साझेदारी करके
जो संघर्ष था उसको विराम लगा दिया, उसको क्या कर दिया, रोक दिया। और एक चीज क्या की कि जैसे अब 4-5 धर्म हो गए यहाँ, मतलब एक तो ये, एक तो ये, और एक जो 1% बचे थे वो, उसमें भी 2-3 धर्म थे, है ना। तो सब लोग क्या करो, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से अपनी सरकार बना लो, एक समुदाय। जैसे मान लीजिए डच है, डच अपनी एक छोटी सी सरकार बना ले जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। फ्रेंच है वो भी बना लें, और जो 1% है वो भी बना लें, वो भी क्या कर लें, बना लें अपनी सरकार। तो होता क्या है फिर, ये जो संस्कृति भाषा संबंधी मुद्दे होते हैं, देश के मुद्दे तो नहीं, बड़े बड़े मुद्दे नहीं, लेकिन जो आपकी संस्कृति को बचाए रखने के लिए जरूरी है, उन मुद्दों पर आप फैसला करें, वो फैसला आपका कौन मानेगा, संसद माने। ठीक है, बड़े मुद्दे नहीं, आपकी संस्कृति भाषा की रक्षा है। तो सामुदायिक सरकार की भी क्या हुई, स्थापना हुई। तो इस तरह ये लोग क्या किए, अपने उसको विराम दे दिए। ठीक है, अपने जो संघर्ष था उसको क्या किए, विराम दे दिए। आज भी बेल्जियम क्या है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री। वहीं बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका को मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोती, क्योंकि ये एक मोती के समान दिखता है। आप भारत का नक्शा देखेंगे तो भारत में नीचे जुड़ा होगा, भारत की पूंछ जैसे, है ना। तो इसको मोती भी कहा जाता है, हिंद महासागर का मोती। ठीक है, तो श्रीलंका जो है, तो श्रीलंका का क्या है, ये वाला जो इलाका है, ये तमिल लोग यहाँ क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, तमिल लोग। आपने तमिलनाडु अपने भारत में भी है, तो वहाँ के भी कुछ लोग यहाँ रहते हैं। ठीक है, और बाकी एरिया में श्रीलंका के जो सिंहली बौद्ध हैं, कौन है, सिंहली बौद्ध, बौद्ध, ये लोग बहुसंख्या में हैं, बहुसंख्या में मतलब इनसे ज्यादा। अब कुछ बचे, कुछ ऐसे कहीं कहीं क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। क्या रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं। अब मुस्लिम भी दो प्रकार के, एक तो जो स्थायी मुस्लिम होते हैं, और एक तो होते तमिल मुस्लिम। ठीक है, मतलब जो तमिल लोग मुसलमान धर्म क्या कर लिए, अपना लिए, या फिर तमिलनाडु में जो मुसलमान रहते हैं वो चले गए वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 कास्ट वहाँ रहते हैं, 3-4 धर्म वहाँ रहते हैं। ठीक है, 3-4 धर्म वहाँ रहते हैं। सिंहली बौद्ध बहुत ही ज्यादा किस्में हैं, बहुसंख्या में है। तमिल मुश्किल से 13-14% है, और बाकी 2-3% के, 9% के आसपास या 3% के आसपास मुस्लिम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, यहाँ से उल्टा हो गया यहाँ, कि यहाँ के जो बहुसंख्यकवाद हैं वो छोटे लोगों को, यानी इन लोगों को दबाने के प्रयास में आ गए। किसके प्रयास में आ गए, दबाने के प्रयास में आ गए। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, 1948 में। ठीक है, अब बहुसंख्या में होने के कारण सत्ता इनको मिल गई। जैसे हमारा भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व होने के कारण जवाहरलाल नेहरू जी विजयी हुई है। वैसे यहाँ, अब यहाँ तो सारे सिंहली बौद्ध हैं, और यहाँ ऐसा धर्म को क्या कर दिया गया, अलग अलग, ये तमिल हैं अलग कटे रहे, ये अलग। आज भी जैसे हमारे यहाँ अगर कोई किसी जाति का व्यक्ति खड़ा है, मान लीजिए कोई यादव खड़ा है, तो सब समझ जाते हैं कि यादव के वोट कहाँ जाएंगे। अगर धोखे से उस एरिया में यादव की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब वही विजेता हो। ठीक है, यूपी बिहार में तो ये चीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सिंहली सिंहली बहुत ज्यादा भरे, तो सिंहलियों की सरकार बन गई। तो सिंहली ने क्या किया कि 1956 से कुछ ऐसे कानून पारित करने लगे जो इनके लिए तो ठीक थे, लेकिन इनके लिए ठीक नहीं थे। ये जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए ठीक नहीं थे, और इस तरह से उन अल्पसंख्यकों को ये लगा कि ये जो सरकार है वो हमारे खिलाफ है, हमारे क्या है, खिलाफ है, मतलब वहाँ अल्पसंख्यकों की इज्जत नहीं है। तो संघर्ष तो उत्पन्न होगा। हर कोई, हर किसी के अपने अधिकार होते हैं, सब कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, सब कोई अपने अधिकारों के लिए लड़ता है। अभी आप छोटे हो, जैसे ही बड़े हो जाओगे, आपके अगर पापा कह दे बैठ, तो पापा से लड़ जाओगे, नहीं मेरे को घूमने जाना। ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या होने लगा, धीरे धीरे संघर्ष का जन्म होने लगा, धीरे धीरे संघर्ष का क्या होने लगा, जन्म होने।
लेकिन यहाँ की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ की सरकार अपने अनुसार ही काम करते हुए चली जा रही थी, चली जा रही थी। और एक स्थिति ऐसी भी हुई कि यहाँ पास एक बंदरगाह है हम्बन टूटा। कैसा टूटा? हम्बन टूटा। ठीक है, तो यहाँ संघर्ष तो चल ही रहा था। श्रीलंका श्रीलंका जो है ये हम्बन टोटा बंदरगाह अमेरिका को दे रहा था। अब ये अगर अमेरिका इधर आके बैठ जाता तो ये हमारे भारत में भी नजर रखता अमेरिका। अब बाकी जो रसिया रूस है उसके भी करीब पहुंच जाता, तो हो सकता है तृतीय युद्ध विश्व युद्ध हो जाता, है ना। तो रूस ने भारत से मदद मांगी, भारत से क्या की मदद मांगी कि ऐसा मत ना हो पाए कि ये जो है हम्बन टोटा बंदरगाह अमेरिका को मिले। तो भारत ने इन्हीं तमिलों को, जो इनके अंदर संघर्ष की ज्वाला जल रही थी, उसको थोड़ा सा चिंगारी थी। तो यहाँ पे क्या हुई? हिंसा हुई, बहुत हिंसा, बहुत भयानक हिंसा हुई। तब जाके ये तैयार हुए कि ठीक है नहीं देंगे, ठीक है नहीं दे। और तभी से रूस हमारा फैन है, तभी से रसिया हमारा सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि रूस के कहने पर हमने इस बंदरगाह को अमेरिका जाने से बचा दिया। अदरवाइज हमसे ज़्यादा खतरा किसको था? रूस को यहाँ आने से। लेकिन रूस बोला था कि भैया आप हमको यहाँ से, अमेरिका को यहाँ से भगवा दो, आप जब बोलोगे हम आएंगे। तो आज भी जितनी लड़ाई होती है तो सबसे पहले हमारा सपोर्ट करने कौन आता है? रसिया। ठीक है, सबसे पहले सपोर्ट करने आता है कौन? रसिया। फिर हुआ ये कि जब यहाँ बहुत ही संघर्ष, खूनी संघर्ष चलने लगा, तो श्रीलंका सरकार ने भारत से फिर मदद मांगी कि ये जो आग लगी है इसको ठंडा कराया जाए। तो फिर भारत ने, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी के समय आग लगी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया कि अपनी सेना, जो भारत की सेना है, उसको भेज के यहाँ की आग ठंडी करवाई, यानी यहाँ सबको मार दिया, अधिकतर लोगों को जो मारकाट कर रहे थे, जो मारकाट कर रहे थे। इसी चक्कर में जो राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई है, आप सभी जानते हैं, उनको गोली मारी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं लोगों, ये जो ये यहाँ करके गए थे ना, कि पहले तो चिंगारी लगी, लगाया कौन, और फिर बुझाने के लिए मारा कौन? तो दोनों टाइम कांग्रेस की सरकार थी। तो इंदिरा गांधी जी की भी मृत्यु का हिस्से हुई बम विस्फोट में, उनकी तो चलो दूसरा मैटर था, लेकिन राजीव गांधी जी की जो मृत्यु हुई इसी मैटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बौद्ध वाली सरकार थी ना, ये जो बौद्ध धर्म को मानती थी, बहुसंख्यक में होने के कारण अल्पसंख्यकों पर क्या करना चाहती थी? प्रभुत्व जमाना चाहती थी, दबाव बनाना चाहती थी। उनको कुछ समझती ही नहीं थी, ना कुछ अधिकार दिए गए थे। जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल अधिकार, तो उनको ऐसे कुछ अधिकार भी नहीं थे। ठीक है, तो ये संघर्ष धीरे धीरे और गहराता गया, धीरे धीरे क्या होता गया? और गहराता गया। अब ये लोग जो हैं, इसको बोला जाता है जाफना। जैसे 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 हमारे यहाँ मालवा का पठार एक एरिया है मध्य प्रदेश का, हम उसको क्या बोलते हैं? मालवा का पठार। ऐसे ही ये एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं जाफना। क्या बोलते हैं? तो इस अलग देश की मांग होने लगी। क्या होने लगी? अलग देश की मांग होने लगी। और 2009 आते आते ये संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया। 2009 गृह युद्ध वो होता है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल, ठीक है, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए हिंसक गतिविधियां करने लगे। जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करने लगे? हिंसक गतिविधियां करने लगे, तो वो क्या होता है? युद्ध जैसे चलता है। आपके घर ही में हो रहा, भारत हमारा क्या है? घर है। तो घर में हो रहा है, यानी घर को क्या बोलते हैं? गृह। और युद्ध हो रहा है यानी गृह युद्ध, गृह युद्ध। तो ये हो गया। आज की डेट में तो श्रीलंका क्या हो गया? दिवालिया हो गया। हाँ, कर्जे में डूब गया, दिवालिया घोषित कर दिया। वो खुद घोषित कर दिया कि भाई मैं किसी का कर्जा नहीं चुका सकता। बर्बाद हो गया वो श्रीलंका। और ये इतना सक्सेस हो गया कि क्या बता, ये बहुत सक्सेस हो गया और ये डूब गया, ये डूब गया और ये सक्सेस हो गया। तो सही टाइम में लिया गया फैसला,
सही टाइम में लिया गया फैसला हमेशा लाभकारी होता है। और कभी भी आपको ये सोच कर नहीं चलना चाहिए कि हम बहुसंख्यक हैं तो हम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करेंगे। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट जोड़े गए और जितने अधिकार हमको हैं उससे ज्यादा ही अधिकार दिए गए किसको? अल्पसंख्यकों को, ताकि हम बहुसंख्यक यानी हिंदू लोग किसी दूसरे अल्पसंख्यकों पर दबाव ना बना सके, इसलिए उनको ज्यादा अधिकार दिए गए। आप पढ़ोगे समानता का अधिकार प्राप्त है, आपको कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, आपको शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, और आपको क्या प्राप्त है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो ये अधिकार आपको नहीं प्राप्त, किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यकों। तो जो वो पुराने हैं जो हमने पहले बताए वो तो सबको प्राप्त है, चाहे आप अल्पसंख्यक हो चाहे आप बहुसंख्यक। ठीक है, तो हमको जितने प्राप्त है उससे ज्यादा किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यक। तो हमारे यहाँ वो स्थिति, हमारे यहाँ जब से हम आजाद हुए तब से अभी तक कभी ऐसा सुने हो कि मार्शल लॉ यानी आर्मी रूल आ गया, ये गृह युद्ध हो गया? छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, वो अपवाद स्वरूप है, लेकिन बड़ी घटनाएं नहीं। जबकि पाकिस्तान में 7 से 8 बार, मतलब जितने से ज्यादा वो आजाद नहीं रहा उतने से ज्यादा उसके पास आर्मी रूल चल गया। ठीक है, आए दिन सैनिक तानाशाही हो जाती, और ये श्रीलंका तो बर्बाद ही हो गया। अत्याचार ही करते थे ना, अत्याचार में निपट गए। अब मिलजुल के रहते भाई, मैं कहता हूं ठीक है तुम 80% थे, 80% सीटें अपने पास रख लेते, बोल देते 13% आपको आरक्षित रहेंगी, बोल देते जो बाकी है उनको 9% आरक्षित रहेंगी, दे देते ना। तुम्हारे बाप का थोड़ी जा रहा था, नहीं दिए तो अब क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। और जब देश अपने ही अंदर के युद्ध को न खत्म कर पाएगा तो बाहर क्या खाक युद्ध लड़ेगा, बाहर क्या खाक सक्सेस करेगा। अगर आप खुद से अपने अंदर से नहीं जीत पा रहे हो, आप खुद यहाँ दंदी फंदी में लगे हुए हो, यहाँ वहां आप घूम रहे हो, तो आप क्या सक्सेस करोगे? तो ये आज की डेट में कंगाली के कगार में आ गया। तो दोनों में एक ही घटना थी, यहाँ भी बहुसंख्यक वाला मामला था, यहाँ भी बहुसंख्यक वाला मामला था। ये समझदारी से सॉल्व कर लिया, ये सक्सेस हो गया। आज भी हम सफल कंट्रियों में बेल्जियम का नाम लेते हैं। और एक बात बताओ, यूरोप देश है जो, तो यूरोपों ने 40 का ग्रुप बनाया, 40 देशों का क्या बनाया? ग्रुप। और 40 देशों की मिक्स जो संसद है वो इसी में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यानी यूरोप की संसद कहाँ है? इसी में। तो अगर डेवलप नहीं होता तो यूरोप वाले यहाँ थोड़ी जाते, बहुत डेवलप। ठीक है, लेकिन यहाँ उल्टा है। ठीक है, एक और शहर था बैरूत या लेबनान, लेबनान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेबनान। की राजधानी क्या है? बैरूत। लेबनान की राजधानी बैरूत। वहां भी इसी तरह का संघर्ष चल रहा था। तो वहां भी देखो, अल्पसंख्यकों वाला बहुसंख्यक वाला मैटर ही अभी हम पढ़ रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। तो आपको समझना है कि बहुसंख्यक वाला मैटर है। तो यहाँ भी ऐसा ही मैटर था, तो यहाँ पे भी डिस्कस हो गया। यहाँ पे क्या सत्ता की साझेदारी हुई कि जो कैथोलिक लोग हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। क्या बनेंगे? राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, जो सुन्नी मुसलमान हैं, शिया सुन्नी होते हैं, मुसलमानों में कौन होता है? शिया सुन्नी अहमदिया ये सब होते हैं। जैसे आपके यहाँ कास्ट होती हैं, कास्ट होती, वैसे उनके यहाँ ऐसा होता है। ठीक है, शिया सुन्नी अहमदिया इस टाइप से। तो ये लोग क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री बनेंगे। ईसाई लोग उपराष्ट्रपति बनेंगे, उप प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बनेंगे? उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो संसद का एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? संसद का अध्यक्ष। वो पद जो रहेगा वो शिया लोगों के लिए रहेगा। किसके लिए रहेगा? शिया लोगों के लिए। तो इस तरह क्या हो गया? सत्ता का बंटवारा हो गया, कोई वो नहीं।
आप सिया लोग हैं तो आप सिर्फ संसद के अध्यक्ष बन सकते हैं, आप ईसाई हैं तो आप उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सुन्नी हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन वही लफड़ा कि अगर कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति सिया पैदा हो गया तो वो कुछ भी कर ले, वो राष्ट्रपति नहीं हो सकता। लेकिन ये तो इसकी कमी हो गई कि भाई प्रतिभाशाली व्यक्ति उच्च पदों में नहीं जा सकता अगर वो इनमें जन्म लिया है तो। जन्म लेना कोई गुनाह तो होता नहीं। लेकिन एक परिपक्ष देखो कि ऐसा करने से यहाँ का जो गृह युद्ध वाली स्थिति बन गई थी, जो अभी हम श्रीलंका में बताए कि मारकाट होने लगी, हिंसा होने लगी, वो स्थिति में क्या हो गया, रुकावट आ गई, वो स्थिति बंद हो गई। तो एक तो इसका क्या हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ ये, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर यहाँ कोई पैदा हो रहा है तो वो उच्च पदों में नहीं जा सकता। जैसे समझिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अंग्रेजी माध्यम के ज़्यादा हैं, ठीक है, और हिंदी माध्यम के कम है। तो ऐसा अगर कोई टीचर आए सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाए तो उसका का बंटा ढार हो जाएगा हिंदी मीडियम वाले का। और टीचर आए इंग्लिश में पढ़ाए, यानी आधी हिंदी आधी इंग्लिश, तो वो भी खुश वो भी खुश, ठीक है। मतलब दोनों को क्या करे, बराबर का अवसर दे, दोनों को क्या करें, बराबर का अवसर। तो जैसे राष्ट्रपति का पद है तो भाई दोनों लोग लड़ लो ना, जो जीत जाए वो बन जाना। आप चुनाव अच्छे से करा लो, चुनाव अच्छे से करा लो, ऐसे बंटवारा करने से अच्छा आप चुनाव अच्छे से करा लो, आप सीटों का बंटवारा करा लो, जैसे यहाँ सीटों का बंटवारा हुआ कि आधी इसकी आधी इसकी, इस तरह से सीटों का बंटवारा कर दो और फिर लड़ने दो भाई, जो जीते वो उसको बना देना। लेकिन यहाँ क्या किया गया, ठप्पा ही लगा दिया गया कि ये पद है तो इसी धर्म का व्यक्ति बनेगा। तो एक चीज तो ये गलत है कि अब प्रतिभाशाली व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। लेकिन एक चीज उस टाइम के हिसाब से सही है, उस टाइम के हिसाब से क्या सही है कि उस टाइम जरूरी ये था कि जो गृह युद्ध होने वाला उसको रोका जाए। अब वो जिस तरह भी रुका, बहुत अच्छी बात है कि वो रुक गया, नहीं रुकता तो आज इसकी भी बर्बादी के किस्से हम पढ़ रहे होते, ठीक है। लेकिन अब आप सक्सेस हो गए हैं, अब आपके यहाँ संघर्ष नहीं हो रहा, तो आप अब आम सहमति बनाइए, अब ऐसा संशोधन कीजिए संविधान में कि जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी पंथ का हो, ठीक है। भलाई सबकी इसी में होती है कि सबको बराबर का मौका दिया जाए, ठीक है। ठीक है, तो अगली क्लास अगले उसमें, ठीक है।